वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। मैं बसंत कुमार आपके सामने क्लास 12 का पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां लेकर आया हूं। और ये एक क्रैश कोर्स की तरह है, और ये क्रैश कोर्स इसीलिए तैयार किया जा रहा है बच्चों कि अब 3 महीने बचे हैं, बस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 से 4 महीने बचे हैं और जल्दी से हम लोग इसको सारा कुछ समेटते हुए इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग डालने का प्रयास किए हैं इसमें, और जो आपके 12 क्लास में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो चलते हैं, आज 12 क्लास का ये पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो सबसे पहले चलते हैं आज राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां से। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राष्ट्र जो होता है, एक देश जो होता है, जैसे हमारा भारत देश, वो बना कैसे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया और तितर बितर करके रख दिया पूरे भारत को, लूट खसोट हर जगह पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद जाकर 15 अगस्त का दिन चुना गया। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी से ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, लाहौर अधिवेशन से। लेकिन 15 अगस्त के दिन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 15 अगस्त के दिन भारत को आजाद कराया गया। ये माउंटबेटन योजना 15 अगस्त को ही क्यों हुआ, इसमें भी एक सवाल है। तो ये इसलिए हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा कि द्वितीय विश्व में जब अमेरिका जापान पर बम वर्षा किया था और जापान जब आत्मसमर्पण किया था, तो वो समय था 15 अगस्त 1945। और उसका जब 2 साल हुआ, दूसरी वर्षगांठ पर भारत जब आजाद हो रहा था, तो उसने सोचा क्यों नहीं जापान का आत्मसमर्पण का दूसरी वर्षगांठ पर हम भारत को आजाद करें। तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था और उसी के 2 वर्ष बाद भारत को आजाद किया गया। इसलिए 15 अगस्त के दिन को लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना था और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही भारत आजाद हुआ। आजाद तो हो गया, लेकिन सिर्फ आजादी मिलने से ही कोई राष्ट्र नहीं बन जाता। राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। और जब भारत आजाद हो रहा था, तो उस समय आपको पता है कि कितनी ज्यादा भूखमरी, बेरोजगारी थी भारत में विद्यमान। भारत में 565 देशी रियासत थे, यानी कि लगभग एक तरह से कहा जाए तो 565 देशों का यह देश था। इसलिए अभी भी कहा जाता है कि भारत को देशों का देश, महादेश एक तरह से कह सकते हैं। मतलब यहां पे बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारी पहनावा, कल्चर, संस्कृति, बहुत ज्यादा विविधताएं हैं। और इन विविधताओं के बीच में अंग्रेज जो हम लोगों को छोड़कर चले गए, तो अंग्रेज तो छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने एक सुसंगठित राष्ट्र बनाकर नहीं गया यहां से उन लोगों ने। अब हम लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। कैसे इन सारे देश, इन सारे संस्कृतियों को, इन सारे बोलियों के, इन सारी भाषाओं के लोगों को एकजुट बनाकर रखा जाए। और इसमें आप लोग जानते होंगे सबसे अहम भूमिका किसी ने निभाया, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। आज कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो भारत एक कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये 565 देशी रियासतों को एक करने का जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाया, उसमें उन्होंने साम दान दंड भेद सब कुछ अपनाया। अगर जो कहा जाए कि फुल्ली ईमानदारी से अगर किया जाता तो बहुत सारे देशी रजवाड़े नहीं मिलते भारत में। तो साम दान दंड भेद किसी तरह से उसको मिलाना है, और आज का भारत ऐसा भारत नहीं रहता, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता। तो आज चैप्टर 1 के अंतर्गत हम लोग यही जानेंगे कि पूरे भारत को आखिर आज का भारत के रूप में आप लोग जो देख रहे हैं, ये आखिर बनाया कैसे गया। जब भारत अंग्रेज छोड़कर चले गए थे, तो उसके बाद कैसे इन लोगों ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा। तो चलते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों कि जब भारत आजाद हुआ, तो 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हुआ, यानी कि 12 बजे रात के आसपास। 15 अगस्त जब आने वाला था, तो वो मध्य रात्रि को जो भाषण देने लगे, जब भारत आजाद हुआ, तो पूरे भारत को संबोधित किए नेहरू जी। और वो भाषण का नाम है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट।
ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, 12th क्लास में कई बार ये पूछ चुका है। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछता है, दो नंबर के सवाल में भी पूछता है कि भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट क्या है, या नेहरू जी का जो भाषण था 14 अगस्त की मध्यरात्रि को, 14 अगस्त की मध्यरात्रि को, उस भाषण का नाम क्या था? तो दो ऑप्शन, इसके हिंदी में तो ये है भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी यानी कि दो है, एक इंग्लिश में ये और वो, कि भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी कि ऐसा वधू जो भाग्य हो हमारा, और उसे बहुत सदियों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और आखिरकार लास्ट में मिल गए, और वो क्या था? हमारी आजादी। तो यही है उनके भाषण का नाम है। उसके बाद चलते हैं कि ट्रिस्ट डेस्टिनी से आशय क्या है। अभी मैंने बताया कि वो जो है 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को जो उन्होंने भाषण दिया, देश को संबोधित कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि आज पूरा दुनिया सो रहा है, पूरा दुनिया कुछ और कर रहा होगा, सो रहा है, और हमारा देश आज अपना भाग्य लिख रहा है। यही उनके भाषण में कुछ विशेष बातें इस प्रकार की थी। अब चलते हैं, नए राष्ट्र जो बनाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा चुनौती था हमारा, वो था एकता और लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना। उसके बाद कैसे जो है सरकार के हित में जो है कार्य करेगा सब। लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना सबसे ज्यादा चुनौती था। उसे 565 देशी रियासतों के सभी देशी रियासतों को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। तो उसमें 3 प्रमुख चुनौतियों को कहा जाता है, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा 5 नंबर के सवाल में, कि भारत जब राष्ट्र निर्माण हुआ था उसमें सबसे ज्यादा चुनौती कौन कौन सा था। तो उसमें 3 चुनौतियां सबसे मेन है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की चुनौती, उसके बाद है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, और उसके बाद आर्थिक विकास की चुनौती। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत को जब अंग्रेज यहां से गए थे तो सब कुछ लूट के चले गए, सोने की चिड़िया हमारा देश था, और भूखमरी और बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं रखा था इन लोगों ने, तो गरीब हो गए थे। तो एक चुनौती यह भी था कि आर्थिक विकास कैसे लाया जाए, एकता के सूत्र में कैसे लाया जाए, और लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले चलते हैं कि एकता के सूत्र में जो है कैसे बांधा जाए। आपको मैं बताऊं कि भारत विविधताओं का देश है, इसमें सैकड़ों भाषाएं बोली जाती थी शुरू से ही, सैकड़ों संस्कृतियां रहती थी, सैकड़ों प्रकार के लोग, रहन सहन खान पान सब कुछ अलग अलग था। और देशी राज्य जो थे वो अपने छोटे छोटे एरिया को अपना एक देश समझते थे। और पहले जब भारत आजाद हो रहा था तो ऐसा हो रहा था कि जब 565 देशी रियासतों में बटा हुआ था हमारा देश, तो जब अंग्रेज अटैक किए थे हमारे देश पे, और जब सबको गुलाम बना रहे थे, पूरा भारत को जब गुलाम बना रहे थे, तो उसमें बगल वाले दो देशी रजवाड़े थे, उनको जब गुलाम बनाया गया तो बगल वाले देशी रजवाड़े बोल रहे क्या कि मेरा टेंशन कुछ भी नहीं है। क्यों? कि वो अपना जाने, वो गुलाम बने तो बने। मतलब एकता नाम की चीज ही नहीं थी भारत में, कि वो पड़ोस में हो रहा है ना, जाने दो, मेरा नंबर आएगा तब देखा जाएगा। मतलब कि एक देश समझा जा रहा था। सब 565 देशी रजवाड़े सब अपने अपने एरिया को एक देश समझ रहे थे, बगल में हो रहा है होने दो, मेरा देश पर जब खतरा आएगा तब ऐसा किया जाएगा। तो इन सब को एकता के सूत्र में बांधना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरा कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आपको पता है कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती के लिए, कि लोकतंत्र को, क्योंकि 200 सालों से हम लोग लोकतंत्र ही देख रहे थे, अंग्रेज हम पर जो शासन कर रहे थे वो लोकतंत्र के जरिए कर रहे थे, लोगों के प्रतिनिधि आते थे। और अभी जो आप देख रहे हैं हर प्रकार की सरकार, चुने हुए प्रतिनिधि और एग्जाम पास करके जो आते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी सब, ये सब भी उसी समय से हम लोग उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो जब अंग्रेज छोड़कर चले गए तो हम लोगों को एक तरह से उनकी आदत तो हो ही गई थी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की। लेकिन अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने गौर इस बात पे भी किया कि अगर दुनिया के सारे शासन पद्धति को देखा जाए तो सबसे अच्छा शासन पद्धति तो यही लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र को ही स्थापित किया जाए। और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए भारत की जनता को उन्होंने मतदान का अधिकार दिया, वयस्क मताधिकार लागू किया, अधिकार दिया कि आप लोग समझिए लोकतंत्र को। उसके बाद लोकतंत्र को स्थापित करने का चुनौती सबके सामने था। और उसके बाद हम लोग, हमारे देश ने गणराज्य को भी चुना
कि हमारा देश लोकतांत्रिक होने के साथ साथ गणतांत्रिक भी है। आपको मैं बताया था पिछले क्लास में, 11th के क्लास में, कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। हमारा देश गणतंत्र है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक देश है लेकिन गणतंत्रात्मक देश नहीं है। लेकिन भारत जो है हमारा लोकतंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी है। गणतंत्र का क्या मतलब होता है कि गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर राज्य स्तर की सरकारें हो या राष्ट्राध्यक्ष हो या किसी भी स्तर की सरकार हो, वो निर्वाचित होती हो, ना कि वंशानुगत हो। वही है गणतंत्र। अब देख लीजिए ब्रिटेन में एक पद है महारानी का, इसीलिए ब्रिटेन जो है गणतंत्रात्मक नहीं है, गणतंत्र देश नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। भारत रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। तो इन सबको ये सब संविधान निर्माताओं के सामने चुनौतियां थी कि भारत को शानदार भारत कैसे बनाया जाए, एक अच्छा सुव्यवस्थित भारत कैसे बनाया जाए। तो ये 3 चुनौतियां सामने आई। कौन कौन? एकता स्थापित करने की चुनौती, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति स्थापित करने की चुनौती, उसके बाद फिर आर्थिक विकास लाने की चुनौती। उसके बाद अब चलते हैं बच्चों कि अब देखा जाए तो जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के साथ साथ खुशी जितना था उतना ही गम भी था आप लोगों के सामने, क्योंकि आजाद तो हो गया भारत, लेकिन आजादी के लिए हम लोगों को कितना कीमत चुकाना पड़ा, अब इसका वर्णन आपके बुक में भी दिया हुआ है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब आजाद हो रहा था भारत तो हमारे भारत मां के 2 टुकड़े हो गए और उस कीमत पर हम लोगों को आजादी मिली। और ये आप लोग जानते होंगे कि 1857 ईस्वी से ही के आसपास से ही हिंदू मुस्लिम में जो है अनबन हो चुका था और उसी समय से मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हो गए थे और धीरे 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 होते होते मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ 1906 में, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग के थ्रू द्विराष्ट्र सिद्धांत जब लाया गया भारत पाकिस्तान, तो उसी समय से ये चर्चाएं होने लगी थी कि भारत और पाकिस्तान तो अब एक हो ही नहीं सकता, अलग होना ही पड़ेगा उसको। तो जब आजाद हुआ तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया और पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया भारत से, और उसके बाद 15 अगस्त को भारत को आजादी दी गई। तो विभाजन देखते हैं कि विभाजन हुआ कैसे। विभाजन और पुनर्वास ये हम देखेंगे, विस्थापन और पुनर्वास इसमें। तो आप लोग जानते होंगे कि विभाजन तो हुआ 1947 में, लेकिन विभाजन में मुस्लिम लीग के द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत का नाम दिया गया। तो विभाजन के तौर पे मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग एक मूवी देखे होंगे गदर, इसमें सन्नी देओल है, सन्नी देओल के एक मूवी देखे होंगे गदर। उसमें जब मूवी जब शुरू होती है तो उसमें विभाजन का एक बहुत ही शानदार चित्रण दिखाया गया है उसमें कि एक ट्रेन से जो है सारी की सारी आती है, पाकिस्तान से जो ट्रेन आती है इंडिया, उसमें पूरे ट्रेन में सिर्फ लाशें ही लाशें रहती है, कोई जली हुई कोई कटी हुई। और ये तो बहुत ही कम दिखाया गया पिक्चर में, इससे बहुत ज्यादा गुना हम लोगों को कीमत चुकाना पड़ा था। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो कुछ फिल्मों के माध्यम से भी इस विभाजन के त्रासदी को देख सकते हैं हम लोग। गदर हो गया, उसके बाद कुछ और भी मूवी है, उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस पर ये जो विभाजन हुआ इसमें बहुत सारे साहित्यकारों ने, फिल्मकारों ने अपना साहित्य भी लिखा, फिल्म भी बनाया। और अब चलते हैं विभाजन की प्रक्रिया कि 2 देश तो हो गया। इसमें ऐसा कहा जाता है कि विभाजन के फलस्वरूप ऐसा घोषणा कर दिया गया था कि भारत आजाद हो रहा है, जिस एरिया में मुस्लिम लोग ज्यादा हैं उसे मुस्लिम को सौंप दिया जाएगा और जिस एरिया में हिंदू बहुल हैं वो हिंदू हो जाएगा। तो जब देखा गया तो ऐसा कोई एरिया ही नहीं था जहां मुस्लिम बहुल थे, बस 1-2 इलाके को छोड़ के, और पूरा का पूरा भारत में मिक्स था दोनों। अब देखा गया तो पूर्वी एरिया और पश्चिमी एरिया, इसी दोनों में मुस्लिम बहुल था। और पूर्वी जो एरिया है वो अभी पाकिस्तान है और पश्चिमी जो एरिया है वो अभी का बांग्लादेश है। पहले जब बंटवारा हो रहा था तो दोनों को पाकिस्तान को सौंपा गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन कुछ हुआ यूं कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान सामंजस्य नहीं बिठा पाया, जिस कारण से पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान पर अत्याचार करने लगा। और 1971 के समय में वो सब शरणार्थी बनकर जब आए तो उस समय कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने उसे बीच बचाव किया और शरणार्थियों को शरण दिया, और उसी बांग्लादेश का निर्माण करने के लिए पाकिस्तान से युद्ध हुआ और पाकिस्तान चारों खाने चित्त गिरा हम लोगों के सामने, और उसी समय से बांग्लादेश का भी निर्माण हो गया। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं,
पहले मैं देख लूं कि हमारा राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। तो इस राष्ट्र के निर्माण में पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया और हमारा भारत अलग हो गया। तो ये बताया गया कि कोई इलाका नहीं था, दूसरा पश्चिम में था, अभी मैंने जस्ट बताया। उसके बाद चलते हैं बच्चों कि पश्चिमोत्तर प्रांत में कि लोकप्रिय नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का बहुत ज्यादा विरोधी थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो, लेकिन उनके बातों को अनसुना करते हुए पाकिस्तान को मानकर उसे भारत से अलग कर दिया गया। और समस्याएं में समस्या ये है, तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी समस्या ये थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में कई हिस्से थे और गैर मुस्लिम आबादी वाली थे, यानी कि हिंदू थे वहां पे। और फैसला ये हो गया दोनों प्रांत में भी बंटवारा धर्म के आधार पर होगा, और धर्म के मामले में ही तो शुरुआत से लड़ाई हो के पूरा भारत अलग हो गया। उसके बाद चलते हैं चौथी समस्या। चौथी समस्या हमारी अल्पसंख्यकों से जुड़ी थी। अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में हो, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, और वही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। उसके बाद अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक थे सीमा के दोनों तरफ। उसमें पाकिस्तान में जो है, अभी पाकिस्तान में एरिया पड़ता है, वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख की आबादी थी, और पंजाब और बंगाल के भारतीय क्षेत्र में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी रहती थी, और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या थी। तो अब वो लोग सोच में पड़ गए कि आखिर करें तो करें क्या। और जब ये आदेश दे दिया गया कि आप लोग, उसके बाद जब बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान तो अलग हो गया, तो अलग होने के क्रम में ये निर्देश दिया गया कि जो भी मुस्लिम को भारत आना है वो भारत आए, और भारत के जो मुस्लिमों को अगर बाहर जाना है तो बाहर आए, जो हिंदू को उधर से आना है इधर, वो इधर आ सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान से। और इसको भी एक गदर सिनेमा में दिखाया गया है कि इधर से एक काफिला जा रहा है पाकिस्तान और उधर से एक काफिला आ रहा है हिंदुस्तान, और दोनों काफिला बीच बीच में भी कई बार लड़ाई कर लेते थे, और लड़ाई ही नहीं, लड़ाई करके दंगे फैल जाते थे। उसके बाद एक दूसरे के घर पर आक्रमण करके उसके बहू बेटियों के साथ गलत सलत व्यवहार होता था। ऐसा कहा जाता है कि आजादी से पहले जितना सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, उसके आजादी के बाद सांप्रदायिक दंगा हुआ। और आजादी के समय में कहा जाता है कि इन सांप्रदायिक दंगों में और इन बंटवारों के दंगों में 5 से लेकर 15 लाख लोगों की मौत हुई, और लगभग लाखों लोग बेघर हो गए। यह था हमारा विभाजन का त्रासदी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, विंस्टन चर्चिल एक भविष्यवाणी किए थे कि आजादी जो है किसी भी देश को आसानी से नहीं मिलता, और भारत को जब आजादी मिलेगा तो भारत को खून की नदियां तो बहाना पड़ेगा, यानी कि ब्लड बाथ तो आपको करना ही पड़ेगा। और विंस्टन चर्चिल की बातें पूरी तो नहीं सही होती है, लेकिन बाद में अगर विभाजन के जस्ट समय देखा जाए तो आखिर उनकी बातें सच हो ही गई। क्योंकि आजादी के पहले बस 1-2 घटना को छोड़ दिया जाए तो ऐसा ब्लड बाथ कभी नहीं हुआ, और वो घटना था बस जालियांवाला बाग जैसा हत्याकांड आज तक आजादी से पहले कोई दूसरा वैसा नहीं हुआ। तो अंशतः तो सही हो गया चर्चिल का, लेकिन जब विभाजन के समय 5 से 10 लाख लोग मर गए, तब उसका बात जो है लगता है कि हां सार्थक सिद्ध हो गया। तो मतलब कि आजादी सस्ती कभी नहीं होती है। अब भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए, यह भी एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। तो भारत विभाजन के यही परिणाम हुए कि बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह के लोग गए, पाकिस्तान से इधर आए, उधर से लोग इधर गए, और उसका एक परिणाम यह हुआ कि शरणार्थियों की समस्या हो गई। हुआ क्या कि पाकिस्तान के लोग का घर तो पाकिस्तान में था और हिंदुस्तान के लोगों का घर हिंदुस्तान में। यहां से जो लोग वहां गए तो वहां का घर वो लोग छोड़ के आए, और यहां का अपना जमीन घर छोड़कर वहां गए, और सब एक दूसरे के घर पर कब्जा कर लिए, और बहुत सारे शरणार्थी की समस्या हो गई। क्या उन लोगों को आखिर कैसे दिया जाए, कौन सा घर दिया जाए, कैसे इलाका में कौन सा जमीन दिया जाए, यह भी एक बड़ी समस्या थी विस्थापनों के बाद। और कहा जाता है कि लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर तो सांप्रदायिक अखाड़े में बदल गए थे। वहां आए दिन हमेशा लड़ाई झगड़ा होते ही रहता था। और कहा जाता है कि जब 47 में सांप्रदायिक दंगा हो रहा था तो गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ज्यादा दुखी थे उस समय में।
नोआखली में एक बार दौरा कर रहे थे गांधी जी, बोले क्या कि आजादी तो ली लेकिन बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक खतरा के कारण बहुत ज्यादा उन्हें दुख पहुंचा था। अब चलते हैं कि ऐसा एक अनुमान कहा जाता है, एक अनुमान के अनुसार विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और विभाजन की हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और विभाजन तो हो गया, विभाजन के बाद बहुत सारे देसी रजवाड़े को अब एक करना था, एकता के सूत्र में बांधने के बाद ही कोई देश बन सकता है। और उसमें सबसे अग्रणी नेता के नाम अगर लिया जाए तो वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। अब देखिए लौह पुरुष जो हमारे भारत को एक किए, तो एक चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो इंडिया हमारा आज ऐसा होता। इंडिया विदाउट सरदार पटेल, और ये आज का इंडिया है। और ये अगर सरदार पटेल नहीं होते तो ये सब जो खाली स्थान दिख रहा है ये अलग अलग कंट्री अपने आप को सिद्ध कर चुके थे। और इंडिया बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज भारत कैसा होता, और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण इंडिया कैसा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरदार पटेल भारत को बनाने में कितना अहम भूमिका निभाए हैं। तो उसी का कहानी अब आगे चलेंगे, कहानी को आगे लेकर चलते हैं कि भारत का निर्माण आखिर कैसे हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं उन 565 देसी रियासतों को एक कैसे किया गया। तो इन रजवाड़ों पर जो है राजाओं का शासन था और राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। राजा, क्योंकि ब्रिटेन जो थे वो राजा को अपने ही एरिया में छोड़ देते थे कि आप शासन करिए लेकिन मेरा गुलाम रहिए, मतलब आप जनता का लोकप्रिय भी रहिए लेकिन ऊपर से हुक्म तो हम चलाएंगे। ये अंग्रेजों की दोहरी नीति बहुत ही कारगर सिद्ध हुई थी। तो ये है कि सत्ता तो स्वीकार देसी रजवाड़े ब्रिटेन का करते थे लेकिन सत्ता चलाते थे अपने राज्य का। और जब ब्रिटेन छोड़कर चले गए तो वो राजा लोग तो खुश हो गए कि अब तो हमको ब्रिटेन छोड़ के चला गया तो इसका हम तो स्वयं मालिक है, तो ये मेरा देश है, कंट्री है। इस तरह से 565 देसी रियासत अपने अपने को आजाद घोषित करने के फेर में लगा हुआ था। तो अब देखते हैं क्या हुआ कि उस वक्त में जब ऐसा हुआ था, देसी रजवाड़े आजाद कर लिए थे अपने आप को, तो भारत के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम रहते थे और प्रत्येक 4 भारतीयों में से किसी न किसी रजवाड़े का सदस्य था। मतलब इतना ज्यादा वहां पे देसी रजवाड़ा, मतलब देशों का देश इसमें बसा हुआ था, 565 देश। और ऐसा अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था कि जिस साम्राज्य को भारत में मिलना है वो भारत में मिले, जिस साम्राज्य को पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान में जाए, और जो अपना आजादी चाहते हैं, अपना अलग देश का निर्माण चाहते हैं वो अलग भी हो जाए। तो ऐसा आदेश दे दिया गया था और इस कारण से सभी रजवाड़े खुश भी थे कि हमको अपना अलग देश बनाना है। लेकिन ये तो अंग्रेज कहकर चले गए, लेकिन हमारे संविधान निर्माता और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, सबकी एक चिंता लगी रह गई कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसे में तो पूरा देश टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। क्यों नहीं किसी भी तरीके से साम दान दंड भेद के तरीके से सबको एक करने का चाल चला जाए, स्ट्रेटजी अपनाया जाए। तो इस तरह से इन लोगों ने बहुत ही मेहनत के बावजूद पूरे भारत को एक कर दिया। तो ऐसा हुआ कि सबसे पहले त्रावणकोर के राजा अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा कर दिया गया था और उसी को देखकर हैदराबाद का निजाम भी ऐसा ही घोषणा कर दिया कि हम जो है भारत में नहीं मिलना चाहते हैं, हम जो है अपना अलग राज्य, अलग देश बनाना चाहते हैं, हैदराबाद। और उस समय में कहा जाता है कि भारत की सबसे शक्तिशाली सेना उसके पास थी, बहुत बड़ा एरिया था और हैदराबाद का जो क्षेत्रफल था वो एक तरह से कहा जाए कि अगर मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में जो पेट दिखता है ऊपर से, वो पेट भारत के नक्शे में वो हैदराबाद था। इसलिए कहा जाता है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि अगर हैदराबाद अलग हो जाता तो भारत के नक्शे में वो भारत के पेट में कैंसर की तरह होता वो। इसलिए भारत को, उसे हैदराबाद को मिलना ही होगा किसी भी कीमत पर। तो एक माध्यम से यहां पर दिखाया गया कि विभाजन के पहले और बाद, भारत के विभाजन के पहले और बाद। तो आगे चलते हैं कि ऐसा लगने लगा था कि कई टुकड़ों में जब बट जाएगा भारत, तब ये लोग जब सामने आए तो उसमें
इन देसी रजवाड़े जो अपने आप को आजाद घोषित कर लिए थे, इसमें ये लोग ऐसा स्ट्रेटजी अपना रहे थे कि किया क्या जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक तरीका अपनाया था उसे कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन नाम दिया गया था और इसमें आप लोग साइन करिए कि भारत में कौन कौन मिलना चाहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत ही सभी देसी रजवाड़ों को आपस में मिलाया गया था। तो उसके अंतर्गत जो है देसी रजवाड़ों के संबंध में 3 बातें मुख्य सामने आती है। क्या? अधिकांश रजवाड़े रियासतों की जनता भारत संघ में शामिल होना चाहती थी, ये एक हो गया कि बहुत सारी रजवाड़े कहते थे क्या कि नहीं, हम भारत में ही मिलेंगे। दूसरा, भारत सरकार का रुख इस संबंध में लचीला था कि जहां जाना है जाइए और मेरे अंदर आना है तो स्वागत ही है आपका। और वह कुछ इलाकों को स्वायत्ता देने के लिए भी तैयार था। स्वायत्ता का मतलब है कि जहां आपको जाना है जाइए, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ, और भारत सरकार ने विभिन्न गांवों को सम्मान देने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए भी ऐसा किया था। और तीसरा कारण यह था कि विभाजन के कारण विभिन्न इलाकों के सीमांकन का सवाल पर खींचतान हो रही थी कि आखिर सीमा कैसे खींचा जाए इसका, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता और एकता का सवाल ज्यादा अहम हो गया था कि आखिर क्षेत्रीय स्तर पर भी अखंडता, आखिर एकता कैसे लाया जाए, कि आखिर बांटे तो किसकी सीमा कितनी छोटी होनी चाहिए, कितनी सीमा कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये सब सामने समस्याएं थी। तो अब देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि 70 से 80% सारे देसी रजवाड़े भारत में मिलकर एक हो गए, लेकिन कुछ देसी रजवाड़े बहुत नाको दम कर दिया। उसमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर सबसे पहले नाम आता है, और सबसे लास्ट में भोपाल भी सबसे लास्ट में जुड़ा था। तो कहा जाता है कि ये देखिए हैदराबाद, अगर भारत के नक्शे में हैदराबाद को देखा जाए, ये भारत, और ये देखिए एक तरह से लग रहा है कि हाँ ये पेट के जैसा, और ये हैदराबाद अगर सोचिए एक आजाद देश बन जाता तो सही में एक लगता कि भारत तो टुकड़ों में बटा हुआ है, भारत का टुकड़ा हो गया, और भारत का जो मेन हिस्सा है वही दूसरा देश हो गया। और इसीलिए कहा था कि एक आजाद हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह होता। तो चलते हैं हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, इस कहानी को चलते हैं। हैदराबाद में हुआ क्या कि हैदराबाद में जो जनता थी वो थी हिंदू, लेकिन शासक था मुसलमान, और उस्मान अली नाम था उनका नाम था उस्मान अली, और हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। वो ऐसा कहा जाता कि अपनी बहुत ही शक्तिशाली सेना रखा था वो, और उसने भारत में मिलने से इनकार कर दिया था। कहा कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हमको अलग चाहिए, अलग देश हम बनाना चाहते हैं हैदराबाद को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उन्हें समझाया, बुझाया, धमकी तक दिलवाया, लेकिन उनका कोई असर नहीं पड़ा हैदराबाद पे। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि सैनिक मदद से उस पर सैनिक कार्रवाई करके किसी तरह से उन्हें मिला लिया गया। और उसके बाद आता है मणिपुर का जो राजा था बोधचंद सिंह, उसने भारत के संग में अपनी रियासत के विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जब इसका आवाज उठा वहां के विधानसभा में, तो उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे जो पार्टी थे वो इसके पक्ष में नहीं थे, और उसे वहां का राजा जो है, राजा से सहमति पत्र पर साइन करवा लिया गया कि आप मणिपुर को मिला दीजिए। मतलब कुछ लोग नहीं चाहते थे और कुछ लोग चाहते थे, और राजा जो है, राजा से जबरदस्ती नहीं, सहमति करके किसी तरह से साइन करवा लिया। तो वहां मणिपुर में थोड़ा सा विवाद हो गया कि हमको तो जबरदस्ती अपने आप में मिला लिए हैं, और आज तक मणिपुर की जनता भारत को अपना नहीं मानती है। कहती हमको तो आप लोग किसी तरह से बहला फुसला के करवा लिए थे, धोखा दिए एक तरह से। ये देखिए मणिपुर का एक यहां पे खाका खींचा गया है कि चुनाव के बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था। मणिपुर भारत का वह पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल किया गया था। और कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के दौरान मणिपुर साम्राज्य जो था, रियासत था एक, और उसके पास 21,900 किलोमीटर जगह थी और 467 गांव थे उसके अंतर्गत। और 1972 में मणिपुर को भारत संघ का हिस्सा बनाया गया था, और साल 1949 में 21 सितंबर को मणिपुर रियासत भारत का हिस्सा बन गई थी। तो उसके बाद कई लोग इसको जो है जबरन विलय बताते हैं,
और मणिपुर का मतलब क्या होता है? मणिपुर का मतलब होता है रत्नों की जमीन। अब आगे चलते हैं। अभी मैंने देखा हैदराबाद, उसके बाद देखा मैंने मणिपुर, उसके बाद चलते हैं बच्चों, उसके बाद है हमारा जूनागढ़। जूनागढ़ में भी कुछ ऐसा ही बात हुआ। जूनागढ़ की भी जो शासक थे वो मिलना नहीं चाहते थे भारत में। मतलब ये सब जो थे बाद में बहुत ही कष्ट पहुंचाए कि हम लोग तो मिलेंगे ही नहीं किसी भी शर्त पे। जूनागढ़ की रियासत का विलय। जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके में स्थित एक रियासत था जहां पर हिंदू बहुसंख्यक था और उसका शासक नवाब महावत खान था। मतलब कि जूनागढ़ और हैदराबाद एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट था। हैदराबाद में क्या था तो हिंदू बहुल जनसंख्या, लेकिन वहां का शासक कौन था? निजाम, उस्मान अली। और यहां जो है जूनागढ़ में था पूरा मुसलमान जनता, लेकिन वहां का शासक कौन था? तो हिंदू था, नवाब महावत खान। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी थी और उसका भी शासक कौन था? महावत खान, मुस्लिम था। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने उस पर अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने का दबाव बनाया था, यह जूनागढ़ का। और 1947 को महावत खान ने जूनागढ़ रियासत में पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा भी कर दी थी कि अब हम पाकिस्तान चले जाएंगे। और जूनागढ़ की जनता इस फैसले के विरुद्ध थी कि नहीं, हम जो है भारत में मिलेंगे। और कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को भली भांति जानते थे कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है। क्योंकि जनता जिसके साथ रहेगी वही होगा। और सरदार पटेल जो है इस मौके से नाराज हो गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि जूनागढ़ हमारे भारत में मिले। और ब्रिगेडियर गुरुदयाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना भेजकर जूनागढ़ को अपने में मिला लिया गया। और महावत खान ने इसका तो विरोध किया था, लेकिन जनता ही साथ नहीं दिया। जनता जिसका साथ देगा उसी की सरकार होगी। तो इस तरह से जूनागढ़ को भी अपने आप में मिला लिया गया। और जूनागढ़ में 90% जनसंख्या ने भारत के पक्ष में मतदान किया और 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। अब चलते हैं बच्चों कश्मीर। कश्मीर तो का इतिहास कौन नहीं जानता होगा। कश्मीर के साथ एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि कश्मीर की आजादी, कश्मीर के मामले में जो संशय बना हुआ था वो अभी 2019 में खत्म हुआ, धारा 370 को खत्म करके। कश्मीर में हुआ क्या? कश्मीर में राजा हरि सिंह थे और वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, कहीं नहीं मिलना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, उसमें पाकिस्तानी नेताओं की बुरी तरह जो है बुरी नजर प्रारंभ से ही थी कि कश्मीर तो हमारा होकर ही रहेगा। कश्मीर स्वर्ग के समान था और कश्मीर को पाकिस्तान किसी भी कीमत पर लेना चाहता था। तो और उसकी सीमा भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी, उसको लेना भी आसान था। लेकिन कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे वहां पे, और अपने को सबसे पहले कश्मीरी मानते थे। वहां पर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चल रहा था। ये देखिए कश्मीर का विलय पत्र। बाद में जब कश्मीर को राजा हरि सिंह ने साइन किए विलय पत्र का, भारत में विलय का, तो ये आपके सामने विलय पत्र प्रस्तुत है, कश्मीर का विलय पत्र। और ये था 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। 26 अक्टूबर के समय में कश्मीर को भारत में मिला लिया गया था। और उसमें हुआ क्या कि पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर कब्जा करने के लिए भेज दिया था। और ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें आता है कहानी कि राजा हरि सिंह चाहते थे कि आजाद कर ले अपने आप को और पाकिस्तान में भी ना मिले, और पाकिस्तान उसमें बुरी नजर रखा हुआ था। तो पाकिस्तान जब अपना घुसपैठिया भेज दिया तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तो भारत ने कहा कि भारत को तो इसी मौका का इंतजार था कि अगर आप साइन करिएगा विलय पत्र पे तब तो हम आपको बचाएंगे, नहीं तो आप तो गए काम से। तो हरि सिंह डर डर के तुरंत विलय साइन कर दिए कि नहीं हम भारत में मिलना चाहते हैं, और वो अपने कश्मीर को बचा लिए। क्योंकि वो चाहते थे कश्मीर आजाद हो और पाकिस्तान चाहता था कश्मीर हमारे अंदर हो, और पाकिस्तान घुसपैठिया भी भेज दिया था। लेकिन बस उससे बचाने के लिए जो है साइन कर दिए और
ये कश्मीर का जो है स्पेशल राज्य का दर्जा मिल गया, और उसके लिए संविधान में अलग से धारा 370 तैयार किया गया। और उसका आगे विवाद चला कि कश्मीर के मामले में जो विवाद है उसका सॉल्यूशन यूएनओ करेंगे। और हाल फिलहाल 2019 में जो है धारा 370 को खत्म किए बीजेपी सरकार, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, और वो कश्मीर जो है अब भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया है। पहले भी था, लेकिन वो धारा 377 की तरह उसका अलग संविधान होता था, उसका अलग झंडा होता था, लेकिन अब भारत में मिलकर एक हो गया और धारा 370 को खत्म कर दिया गया है। अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है सब। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब राज्य का पुनर्गठन देखते हैं कि सबका बंटवारा हो गया, विलय हो गया। अब राज्य को फिर से बनाया कैसे जाए, कैसे उसकी सीमाएं खींची जाए। तो उसके बाद देखा गया कि सबसे पहले गठन में हुआ क्या कि भाषा के आधार पर तो भारत को कभी नहीं बांटेंगे। नेहरू जी इस पक्ष में कभी नहीं थे कि भाषा के आधार पर बांटा जाए। लेकिन आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि संविधान एक चैप्टर है, उसमें जब संविधान का निर्माण आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें सबसे लंबा अगर कहीं बहस चला था वो भाषा को लेकर चला था कि भारत की राजभाषा क्या होगी, राष्ट्रभाषा क्या होगी। कोई हिंदी के पक्ष में थे, कोई अंग्रेजी के पक्ष में। न तो हिंदी है भारत की राष्ट्रभाषा और न ही अंग्रेजी है, बस राजभाषा है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उसी पर भाषा विवाद चला था और यहां भी भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा हल्ला मच रहा था कि हमको अलग राज्य बना दीजिए भाषा के आधार पर। और नेहरू जी इस पक्ष में बिल्कुल ही नहीं थे। और सबसे पहले जो हल्ला उठ रहा था, आवाज उठ रही थी, वो थे भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश में 1952 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बट गया था। उसके एक नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु बोले कि हमको देखिए मेरा तमिल जो है राज्य, तमिल भाषा बोलने वाले उसको अलग कर दीजिए। तो नेहरू जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए और वो आमरण अनशन पर बैठ गए। और आमरण अनशन पर बैठकर 56 दिन तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहे। और लास्ट में जब उनका डेथ हो गया तब नेहरू जी की आंखें खुली और नेहरू जी ने उन्हें अलग राज्य का दर्जा दे दिया। और 1952 ईस्वी में पहला भाषाई आधार पर जो राज्य बना वो था हमारा आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं कि ये रहा पोट्टी श्री रामुलु का। आपको कहीं कहीं आपको 56 दिन मिलेंगे, कहीं कहीं 58 दिन दिया जाता है कि आमरण अनशन 56 दिन 58 दिन चला उनका। और उनका जब डेथ हो गया तो वो ये बना दिया गया उसे आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। आंध्र प्रदेश जैसे ही बना तो भारत के कई हिस्से में बोला, बहुत सारे राज्यों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि मेरा भी जो है हमको भी अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए भाषा के आधार पे, इसको भाषा के आधार पर अलग दे दिया जाए, भाषा के आधार पर इधर अलग दे दिया जाए। सब एरिया में अलग अलग आवाजें उठने लगी। तब उसमें एक हुआ कि 1953 ईस्वी में न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और इस आयोग का काम था सीमांकन, राज्यों का सीमा करना कि कैसे इसे किया जाए, सीमा से संबंधित कैसे। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ और इस आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया भारत में। और अभी देखिए उस समय में दिखाया जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाएं थी वो सब थी असम, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम। ये 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। और इतनी भाषाओं के साथ विवाद जो था, इसी विवाद के कारण जब भारत में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जब गठन हो गया, उसका लागू कर दिया गया, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को पूरे की तरह अच्छे से बांट दिया गया। अब चलते हैं कि 1956 के बाद जो नए नए केंद्र शासित प्रदेश बने और राज्य बने उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को 2 पृथक राज्यों में बांटा गया। वो था महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए और गुजरात गुजराती भाषा के लिए। और गुजरात जो है भारत का 15वां राज्य बना। सबसे पहले कितना था? 14, और ये 15वां बन गया। उसके बाद दादर और नगर हवेली बना।
1954 में जो है ये स्वतंत्र होने से यहाँ पूर्व पुर्तगाल का शासन था, और 1961 तक यहाँ लोगों का द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1961 के द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया, और अभी भी दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद चलते हैं गोवा। 1961 में ही पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इन तीनों क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया था। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा संघ शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछेगा कि गोवा कब बना, मुंबई कब अलग हुआ, आंध्र प्रदेश कब बना, सब राज्य का गठन वर्ष ये पूछा जाएगा एग्जाम में, वन लाइनर क्वेश्चन में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव होता है, और उसमें से ये बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हम बाद में भी देंगे, और यहां भी नजर डालने वाली बात है कि गोवा दमन और द्वीप कैसे बना। उसके बाद पुदुचेरी का क्षेत्र था, फ्रांसीसी क्षेत्र था, ये फ्रांस का उस पर द्वारा गठन किया गया था। जो भारत में पुदुचेरी, कराईकाल, माहे और यमन के रूप में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने से भारत के सुपुर्द कर दिया, और इस तरह 1962 तक इसका प्रशासनिक अधिग्रहित क्षेत्र चलता रहा, और 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे फिर से संघ शासित प्रदेश बनाया गया पुदुचेरी को। उसके बाद आता है नागालैंड का कहानी। 1963 में नागा पहाड़ी और असम के बाहर से त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था, और नागालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया था, और 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था इसे। तो ये नागालैंड हो गया। इस तरह से हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये 1966 में पंजाब राज्य था, पंजाब राज्य से भारत संघ का 17वां राज्य हरियाणा प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया, यानी कि 1966 में पंजाब से 2 निकला, एक हरियाणा और चंडीगढ़। इसके बाद सिखों के लिए पृथक जो है मांगे उठने लगा। आपको पता होगा कि पंजाब में भी क्रांति होने लगा था कि हमको भी अलग देश बनाया जाए, और मेरा भी अलग देश बनाया जाए, और उसका एक आंदोलन था, नाम पड़ा था, जैसे पाकिस्तान था तो उसका था खालिस्तान का मांग बीच में बहुत ज्यादा उठा था कि हमें भी अलग किया जाए, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार ने दबाया था, और इस कारण से भी इंदिरा गांधी की हत्या जो है सिख बॉडीगार्ड ने किया था उसी को दबाने के लिए। तो ये था। उसके बाद ये था हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश, और 1971 में संघ शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और भारत का यह 18वां राज्य बन गया था। उसके बाद है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1972 में इसमें किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा था, और एक उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया 1972 में। इसके अलावा 2 संशासित क्षेत्र थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और इसमें नेफा के नाम से इसे जाना जाता है कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता है। और ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, 7 सिस्टर्स किसे कहते हैं, ये सब भी बाद में मैं क्वेश्चन में दूंगा, क्वेश्चन आंसर के, कि असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो 7 राज्य हैं भारत के पूर्वी हिस्से में, उसे 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी गई है। ये 12th क्लास में एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। मणिपुर बन गया भारत का 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां, और 122वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1969 में मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और बाद में जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश को असम क्षेत्र से अलग कर दिया गया, पहले असम में पड़ता था। उसके बाद सिक्किम आते हैं। सिक्किम जो है एक शाही राज्य था पहले 1947 तक, और यहाँ चौग्याल वंश का शासन था, और 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया था, और 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई कि उसे हमको आप अपने अंदर मिला लीजिए, और 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा इसे मिला लिया गया। अब चलते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 1987 में जो है भारत संघ में 3 नए राज्य बने, गोवा 23वां, 24वां और 25वां। गोवा हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम था 23वां, अरुणाचल प्रदेश था 24वां और गोवा था 25वां 1987 में। और 1986 में एक समझौते के आधार पर मिजोरम को संघ शासित प्रदेश जो है, पहले संघ शासित प्रदेश था मिजोरम, और 1986 के समझौते के आधार पर उसे पूरा का पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब चलते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना से पहले
आप लोग जानते होंगे कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड से और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड को, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से और झारखंड को बिहार से अलग किया गया था 2000 ईस्वी में। तो ये 3 राज्य का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ। इस तरह से ये तीनों राज्य भारत के 26वां, 27वां और 28वां राज्य था। उसके बाद आता है तेलंगाना का नंबर। 2014 में तेलंगाना राज्य जो बना, आंध्र प्रदेश के भूभाग को काटकर 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो आंध्र प्रदेश राज्य 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन जो हुआ था, उसमें आंध्र प्रदेश में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए। कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। 1953 की बात है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन जो है आयोग बता चुका हूं मैं। उसके बाद चलते हैं बच्चों जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 1919 तक जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य का अपना संविधान था और 2019 तक, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर विशेष दर्जा प्राप्त था। ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये 370 के तरफ संविधान अलग होता था, संविधान उसका झंडा अलग होता था और बाद में इसको निष्क्रिय धारा बना दिया गया है। मतलब ये धारा बंद कर दिया गया, धारा 370 के तरफ जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाकर उसकी सारी स्वतंत्रताएं, वो जो अलग झंडा का था, अलग नारा, अलग संविधान, सब कुछ खत्म कर दिया गया है। और अभी 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले था 14 और 6, वो बढ़कर 28 राज्य हो गया और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नए राज्य के निर्माण में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे बना। 1960 में देखिए कैसे जो है गुजरात अलग हुआ महाराष्ट्र से। ये 1960 ईस्वी की बात है। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही मिला हुआ था। उसके बाद मैंने अभी एक ओवरव्यू दिया। 1972 में मेघालय बना, 1972 में त्रिपुरा भी बना, 87 में गोवा भी बना था, अरुणाचल प्रदेश भी बना था। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ये जो एरिया है इसमें 7 राज्य जो है यही 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। और इस तरह से अब है बच्चों ये चैप्टर को, चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो इतना विस्तार से मैं सबका वर्णन नहीं कर पाया हूं, क्योंकि आपको 3 महीने का बचा हुआ है, 3-4 महीने बचे हुए हैं और 2-2 बुक को खत्म करना है हम लोग को, क्योंकि 12th क्लास में भी 2 बुक है, 11th में भी 2 बुक है। तो एक ओवरव्यू मिल गया। उसके बाद आप लोग इस चैप्टर को समझ जाएंगे इसको देख के। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर के आधार पर जितना सारा क्वेश्चन पहले 10 साल का क्वेश्चन बैंक था उसके अंदर जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, जो गेस क्वेश्चन जो आने वाला है वो भी और जो आया हुआ है वो भी डालकर हम लोग इसका आंसर तैयार करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दिया हुआ है इसमें कि, और आंसर के साथ कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये सब भी। कुछ हल्का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसे स्वतंत्र हैसियत रखने वाली राज्यों की संख्या 1947 में कितनी थी, तो ये 565 देशी रियासत में बटा हुआ था भारत। 1960 में जन आंदोलन के कारण मुंबई राज्य 2 भाषाई आधार पर किन किन राज्यों में विभक्त किए गए, तो ये था गुजरात और महाराष्ट्र। मुंबई को 2 भाग में बांट दिया गया था 1960 में, अभी मैंने पढ़ाया। तो उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में। देखिए 56 में लागू हुआ था, 53 में बना था। आंध्र प्रदेश जो है वो 53 में राज्य का दर्जा, अलग राज्य का दर्जा मिल गया था। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है। उसके बाद चलते हैं सब्जेक्टिव पे। लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी या भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट जो है वो क्या है। उसके बाद विभाजन के परिणाम बताओ। उसके बाद है सबका आंसर दिया गया है। उसके बाद हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, ये अभी मैंने पढ़ाया। उसके और उसका क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। मणिपुर का विलय कैसे हुआ। उसके बाद नए राष्ट्र के निर्माण में भारत के सामने मुख्यतः कितने तरह की चुनौतियां थी, और ये भी आपके YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इससे आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है भारत के विभाजन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये सब।
इस तरह से जो गेस्ट क्वेश्चन था वो आपके सामने था और इसे आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये क्रैश कोर्स का पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो इस तरह से ओके, थैंक यू बच्चों।